जय हिंद। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आते हम प्रश्न की ओर। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है डिस्कशन का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। तो कितना होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बिल्कुल सही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा न्यूनतम होनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु में धारावाहक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि धारावाहक होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन जो है सो नाभिक के और चक्कर लगाते हुए रहता है ना। और न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर में रहता है। ये बात भी ध्यान रखिए, नाभिक चारों ओर रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। नाभिक के अंदर कौन रहता है? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन रंग जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो पता होगा कि खतरे सिग्नल कौन होता है? लाल है। तब से ये लाल खतरे का सिग्नल। आपका अगला प्रश्न है, इस वर्ण का अंग दैर्ध्य अधिक है? वर्ण का अंग दैर्ध्य अधिक है? लाल का। तो बिल्कुल लाल का तरंग सबसे अधिक है। ध्यान में रखना, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसीलिए उसको खतरा में उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण बहुत दूर भी रहेगा लाल वस्तु तो तुरंत दिखाई दे देता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण। तो आपको ध्यान में रखना है कि तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण ही उसका उपयोग जो है कि किया जाता है खतरे के सिग्नल में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का परिकिरणन बिल्कुल सही है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो प्रकाश का परिकर्णन आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? C3H4। C3H4 तो बिल्कुल सही है। किसका हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होता है? तो C3H4 यानी एथिलीन होता है। C3H4 इसका नाम हो जाएगा एथिलीन। इसका IUPAC नाम होता है एथेन। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो वो जो है चालक का प्रतिरोध लंबाई पर, उसके बाद उसका क्षेत्रफल पर, इस सभी पर निर्भर करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी चालक का प्रतिरोध है ना, जो कि उस निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के प्रकृति पर। तो इन सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक की प्रकृति। तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आपका अगला प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। तो बिल्कुल सही है, श्रेणी क्रम में। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपसे अगर पूछ ले कि घरों का जो वायरिंग होता है, घरों में जो वायरिंग किया जाता है, उस किस क्रम में किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है कि घरेलू वायरिंग है जो किस क्रम में किया जाता है? तो समानांतर क्रम में किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आपका अगला प्रश्न, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। तो बिल्कुल सही है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? तो दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल सही है। जल विद्युत संयंत्र है जो कि किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है।
जो बड़ा बड़ा डैम बना रहता है ना, उसमें जल जब रुकल रहता है तो यानी स्थितिज ऊर्जा में रहता है। जब उसको गिराया जाता है डैम के ऊपर से तो टरबाइन नीचे लगा रहता है, जब गिरता है जल उस पर तो टरबाइन नचता है तो यानी स्थितिज ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में वो परावर्तित होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको ये प्रश्न 100% पूछा जाता है, कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो मैं कुछ परमाणु संयंत्र का नाम बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा किस राज्य में स्थित है? काकरा पार परमाणु ऊर्जा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, आपको नोट कर लेना है। तारापुर जो है कि विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर। और सबसे पुराना नाभिकीय विद्युत संयंत्र है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कायगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे कहीं पूछ लेगा कि कलपक्कम और कड्डईकुलम किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम कड्डईकुलम नाभिकीय संयंत्र तो तमिलनाडु में स्थित है। इन सभी बातों को बारी बारी से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछेगा तो आपको उसका जवाब दे सके, इसके लिए नोट कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी क्या होगा? उसका आधा हो जाता है 20 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सही है। इसमें 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसका फोकस दूरी, तो उसका आधा हो जाता है। जो वक्रता त्रिज्या होता है ना, फोकस दूरी की आधा होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। तो 40 सेंटीमीटर है तो उसका आधा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। F बराबर R/2 ये सूत्र होता है। वक्रता जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या आधी होती है, बराबर बाई 2। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें? समतल दर्पण में। बिल्कुल सही है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो समतल दर्पण में बनता है, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य को। बिल्कुल सही है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत माना जाता है सूर्य को, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है? यूरेनियम। बिल्कुल सही है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है, तो आपको ध्यान में रखता है। जो नाभिकीय यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना, उसमें यूरेनियम से ही बिजली बनाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और चाहे एटम बम हो गया, जो परमाणु बम होता है, उसे यूरेनियम से ही बनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे होती है तो कैसी होती है? चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग। बिल्कुल सही है। प्रकाश तरंगे जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है? निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है? CaOH2। तो CaOH का होल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। CaOH का होल 2 ये बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। CaOH का होल 2 आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि अनबूझा या बिना हुआ बुझा का सूत्र हो जाएगा, तो CaO है, जो कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। बुझा हुआ चूना का तो हमने बता दिया CaOH का होल 2, यानी उसके बाद हो जाता है अनबुझा यानी बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा CaO। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको ध्यान में रखना है। और बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, आपको सभी बातों को वीडियो को रोक रोक कर धीरे धीरे नोट कर लेना है, क्योंकि ये सब पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाता है C12H22O11। C12H22O11
तो आपको ध्यान में रखना है। रसायन विज्ञान में क्या होता है कि रसायन विज्ञान में इस पदार्थ को सुक्रोज भी कहते हैं। रसायन विज्ञान में इस पदार्थ को सुक्रोज कहते हैं। C12H22O11 ये सभी परमाणु मिलकर एक सुक्रोज एक अणु का निर्माण करते हैं। सुक्रोज के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज का काम करता है। विद्युत फ्यूज काम करता है तो क्या किससे काम करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज जो होता है ना, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और ये जो फ्यूज है इसका गलनांक निम्न होता है। जैसे कि कहीं हल्का सा भी ज़्यादा अगर विद्युत आएगा कि बस वो अपने गल करके ताकि शॉर्ट सर्किट होने से पूरा बच जाएगा। ठीक है, तो इसका गलनांक अगर पूछेगा फ्यूज तार के गलनांक क्या होता है तो निम्न होता है। तो ध्यान में रखिएगा इस सभी बातों को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में डाला जाए तो क्या बनता है? विद्युत चुंबक। तो बिल्कुल सही है, विद्युत चुंबक बनता है। यदि किसी नरम लोहे के धारावाहिक कुंडली के गर्भ में डाला जाए तो विद्युत चुंबक बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर, बिल्कुल सही है, विद्युत मोटर में। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। और मोटर का कार्य क्या है? तो ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो जी बिल्कुल सही है। जो विद्युत मोटर होता है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हाँ, विद्युत ऊर्जा को मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। अगर डायनेमो रहेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्यान में रखिएगा। विद्युत मोटर पूछे किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो विद्युत मोटर है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा आपका अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट, बिल्कुल सही है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है यूनिट। आप लोग जानते होंगे कि बिजली बिल सब निकालता है तो कैसे यूनिट पर पता चलता है कि हाँ इतना यूनिट उठा है, तो उसका व्यापारिक मात्रक क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। आपका अगला प्रश्न है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। तो बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। आपको ध्यान में रखना। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? जब देखिएगा हजामत बनाने में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो अवतल दर्पण होता है ना, जो छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। देखिएगा जब हजाम जो होता है, जब दाढ़ी बनाएगा, वो दाढ़ी छोट छोट होता है तो दर्पण में उसे बड़ा दिखाई देता है। तो छोट छोट वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है अवतल दर्पण। और जो उत्तल दर्पण होता है ना, वो बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है। तो इसीलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है, उत्तल दर्पण। और जो अवतल दर्पण होता है वो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। वही अवतल दर्पण का उपयोग जो है डॉक्टर कान नाक के इलाज में भी उसका उपयोग करता है, ताकि वो छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा आपका अगला प्रश्न है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, बिल्कुल सही है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड न लिखकर CO2 लिख दिया है, तो आपको संकेत भी याद करके रखना है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस है जो कि स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। तो आपको ध्यान में रखना है।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन अवकारक है? निम्न में से कौन अवकारक है? H2। H2 यानी हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। अवकारक पूछे तो H2 यानी हाइड्रोजन। इसमें देखिए H2 लिख दिया है यानी संकेत लिख दिया है, तो आपको H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन, आपको ध्यान में रखना है। आपको संकेत सभी धातुओं के यानी बस संकेत याद करके रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जठर रस का पीएच मान लगभग है। जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 1.2। 1.2, बिल्कुल सही है। जठर रस का पीएच मान लगभग 1.2 होता है। और आपको ये भी बताना है कि जब जठर रस का पीएच मान 1.2 है तो आप कमेंट करके बताइए कि अम्लीय हुआ कि क्षारीय हुआ। कमेंट करके आपको आंसर देना है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में जो अम्लीय क्षारीय जो होता है ना, उदासीन, इसके बारे में अच्छी तरीके से बताया पिछली वीडियो में। जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो बता देंगे, और जो नए स्टूडेंट होंगे पिछले वीडियो को भी देखकर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन आया कि अम्लीय कौन है क्षारीय कौन है। तो बातों को आप जान जाइए, पिछली वीडियो को देखिएगा डिस्कशन का। तो अगला प्रश्न जाएगा, पित्तल की उदाहरण है? पित्तल की उदाहरण है मिश्र धातु, बिल्कुल सही है। पित्तल है जो कि मिश्र धातु है। और किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और टीन का। तांबा और टीन का धातु होता है पित्तल, को ध्यान में रखना है। आपका प्रश्न हो जाए, लेड नाइट्रेट चूर्ण को परख नली में लेड नाइट्रेट को एक नली में लेकर गर्म भूरे का धुआं उत्सर्जन करता है। यह धुआं होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। लेड चूर्ण को एक नली में जब गर्म किया है ना तो रंग का उत्सर्जित कर, तो यह धुआं जो होता है ना, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है साइंस का ऑब्जेक्टिव था, हमने आपके साथ साझा किया है। हम रोज आप ऐसे ही वीडियो लाते रहे, तो आपसे निवेदन है कि आप भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि रोज हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आपका रिवीजन और तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए। अगर आप भी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।